स्टूडेंट्स, बीए पार्ट का थर्ड पेपर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सेकंड पेपर है और हम पिछले वीडियो में पढ़े थे इस संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व। अब मैं आपको बता दूं कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की प्रमुख मांगे क्या क्या थी। तृतीय विश्व के राष्ट्रों की प्रमुख मांगे क्या क्या थी, जिसमें पहला था नव उपनिवेशवाद का विरोध था, दूसरा है नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग है उत्तर दक्षिण संवाद है, उत्तर दक्षिण संवाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण है, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण है। यह तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की प्रमुख मांग है। तीसरी दुनिया के राष्ट्र या तीसरी दुनिया का शब्द की रूपरेखा मैंने पहले बताया था, फ्रेंच विचारक अल्फ्रेड सोल्वी के द्वारा रखी गई थी, जिसने कहा था कि जो वे देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शोषित और गरीब देश थे, अल्प विकसित राष्ट्र थे या विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में थे, उनको तीसरी दुनिया के शब्दों के या तीसरी दुनिया के देशों के नाम से संबोधित किया जाता है, जिनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी या बागवानी पर आधारित थी, अशिक्षा थी, भ्रष्टाचार था तथा संसाधनों की कमी थी। उनको तीसरी दुनिया के देशों में सम्मिलित किया जाता है। अब बात आती है कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की प्रमुख मांगे क्या क्या थी। तो तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की प्रमुख मांगे थी नव उपनिवेशवाद का उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था में बट गया था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था जो पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ था जो साम्यवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अपने शोषित और अल्प विकसित राष्ट्र थे, उनके ऊपर उनको आर्थिक मदद देकर या उनको सैन्य सामान देकर उन पर अपना अधिकार स्थापित करने का पक्षधर था, जिसके यानी उनके अधीन करना चाहता था। इसका विरोध जो अल्प विकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र था उन्होंने विरोध किया था, अर्थात इस शब्द का नाम नव उपनिवेशवाद रखा गया था। अर्थात वे बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते थे, किसी भी महाशक्ति का उस अपने में हस्तक्षेप नहीं रखना चाहते थे। इस कारण से उन राष्ट्रों ने नव उपनिवेशवाद का विरोध किया। उपनिवेशवाद का भी मैं अर्थ बता देता हूं। उपनिवेशवाद का तात्पर्य है एक शक्ति द्वारा छोटे देशों पर या गरीब देशों पर अपना आधिपत्य जमा लेना, अपने तथा वहीं से अपना शासन उसके ऊपर चलाना, ये उपनिवेशवाद कहलाता है। तो इसका विरोध उन राष्ट्रों के द्वारा किया गया था। दूसरा, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उनके द्वारा मांग की गई थी। अर्थात नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि उनको बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए, उनको उद्योग धंधे स्थापित किए जाए, उनके संसाधनों को विकसित किया जाए, उनकी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए। इस कारण उन्होंने नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग की थी। तीसरा उत्तर दक्षिण संवाद था। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है उत्तर का मतलब है विकसित राष्ट्र, दक्षिण का मतलब है शोषित राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र। उत्तर राष्ट्र का मतलब है विकसित राष्ट्र, दक्षिण राष्ट्रों को अर्थात दक्षिण समाज यानी विकासशील देशों को या गरीब देशों को आर्थिक सहायता दे।
तथा समय समय पर उनकी हर तरीके से मदद करे। इसका भी इस संवाद उत्तर दक्षिण संवाद में कहा गया था। उत्तर का तात्पर्य विकसित राष्ट्र, दक्षिण का तात्पर्य गरीब देश या विकासशील देशों से था, जो कि वे राष्ट्र उनकी मदद करें। चौथा था संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण किया जाए, अर्थात स्वतंत्रता बहाली किया, स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया जाए तथा जनता का उस पर पूर्ण अधिकार हो। अतः ये चार मांगे प्रमुख रूप से तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के द्वारा शोषित राष्ट्र, अल्पविकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्रों के से रखी गई थी। नव उपनिवेशवाद का विरोध किया गया था, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गई थी, उत्तर दक्षिण संवाद किया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण किया गया था। ये तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की प्रमुख मांगे थी। अब बात आती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व के प्रति दृष्टिकोण के क्या लक्षण थे। तीसरी दुनिया के प्रति उनका संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या दृष्टिकोण था। तीसरी दुनिया के तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण, संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या दृष्टिकोण था। तो उसमें था पहला साम्यवाद परिरोधन की नीति। साम्यवाद परिरोधन की नीति। साम्यवाद परिरोधन की नीति यानी साम्यवाद को कम करने की नीति थी। आर्थिक सहायता की नीति, जिसके द्वारा टर्की को या यूनान को ट्रूमैन सिद्धांत अपनाया गया था। आर्थिक सहायता की नीति, आर्थिक सहायता की नीति, सैनिक गठबंधनों की नीति, सैनिक गठबंधनों की नीति, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति, आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति, आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति, आर्थिक
और साम्राज्यवाद की नीति, दबाव की नीति, शस्त्र निर्यात, शस्त्र निर्यात, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, अप्रसार संधि, उच्च तकनीकी के हस्तांतरण को रोकना, उच्च तकनीकी के हस्तांतरण को रोकना, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण, उनके क्या लक्षण थे प्रमुख। पहला था साम्यवाद परिरोधन की नीति। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की महाशक्ति बनने के लिए वह विश्व में जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद का प्रसार कर रहा था, उसका परिरोधन अर्थात उसको रोकने का हर संभव प्रयास करने का प्रयास करता था, जिसके कारण जो गरीब देश थे, अल्प विकसित राष्ट्र थे, उनको ज्यादा से ज्यादा वह आर्थिक सहायता मुहैया, हर तरह की आर्थिक सहायता मुहैया कराने का प्रयत्न करता था। साम्यवाद रोकना उसका पहला लक्ष्य था, ये प्रमुख दृष्टिकोण था, साम्यवाद को परिरोधन की नीति थी। दूसरा था आर्थिक सहायता की नीति। संयुक्त राज्य अमेरिका अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गरीब देशों को तथा यूरोप के जो विकसित या विकासशील राष्ट्र थे उनको आर्थिक सहायता देता था। जैसे ट्रूमैन सिद्धांत के तहत, युआन नीति के तहत, ट्रूमैन सिद्धांत के तहत 4000 करोड़ की टर्की और यूनान को आर्थिक सहायता दी गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति रिंगन के द्वारा भी आर्थिक सहायताएं जो मुहैया कराई गई थी, जो अल्प विकसित या यूरोप को अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र थे, जिससे अमेरिका का ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व विश्व में कायम रह सके तथा वे देश संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन रह सके। थर्ड, सैन्य गठबंधनों की नीति। सैन्य गठबंधनों से तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा वह सैनिक गठबंधन करना चाहता था, जिसके तहत उसने नाटो की स्थापना 1949 में की। नाटो, सीटो, सेंटो, ऐसे कई सैनिक गठबंधनों की नीति थी, जिससे वह उन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। नेक्स्ट, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में ऐसे क्षेत्र थे जिससे वह एशिया, यूरोप, सब जगह अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो सैनिक हवाई अड्डे थे, उनको वह प्राप्त करना चाहता था, जिससे कि वह एशिया पर, सोवियत संघ पर, यूरोप पर पूरी निगाह रखने का उसका मकसद था। नेक्स्ट, हस्तक्षेप की नीति। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त राज्य हमेशा दूसरे देशों पर अपना हस्तक्षेप रखना चाहता है, यह उसके पहला दृष्टिकोण है। चाहे आर्थिक हस्तक्षेप हो, चाहे राजनीतिक हस्तक्षेप हो, चाहे शस्त्रों से हो, वह अपना हस्तक्षेप वह गरीब देशों पर आर्थिक सहायता के माध्यम से या अपना प्रभुत्व के माध्यम से उन्हें नीचा दिखाना चाहता है या उनके ऊपर कुछ
कार्य लादना चाहता है, जिससे उनका हस्तक्षेप उन देशों में कायम रह सके। नेक्स्ट, आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। वह अपनी आर्थिक नीतियों को बढ़ाना चाहता है, अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए साम्राज्यवाद यानी अपने विस्तार, अपने शासन का विस्तार करने की उसकी सबसे मुख्य नीति रही है। नेक्स्ट है दबाव की नीति। हमेशा वह जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं या उनसे जिससे उनको फायदा है, वह उन पर येन केन प्रकार दबाव की नीति बनाना चाहता है, या तो शस्त्रों के माध्यम से या आर्थिक सहायता के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार के माध्यम से या आयात के माध्यम से, आयात निर्यात के माध्यम से वह उन राष्ट्रों पर दबाव बनाता रहता है। नेक्स्ट बात है शस्त्र निर्यात। वह शस्त्रों को वह पहुंचाने या शस्त्रों को मंगाने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट परमाणु प्रसार संधि, अर्थात खुदगा के द्वारा परमाणु बम बना लिए लगे, लेकिन अन्य देशों पर वह अपना फोकस यानी परमाणु प्रसार पर रोक लगाने का उसने जो निर्णय लिया था, जिसके भारत ने इसका विरोध किया था, जिस प्रकार अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिए, तो परमाणु प्रसार संधि पर रोक। नेक्स्ट, उच्च तकनीकी हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी, यानी ऊंची ऊंची तकनीकें जो अमेरिका के पास या विकसित राष्ट्रों के पास थी, उनको वह रोकना चाहता था, उनको वह देना नहीं चाहता था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की इंपॉर्टेंट या मुख्य बातें हैं, अर्थात साम्यवाद परिरोधन की नीति है, आर्थिक सहायता की नीति है, सैन्य गठबंधनों की नीति है, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की उसकी नीति रही है, हस्तक्षेप की नीति रही है, आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति रही है, दबाव की नीति रही है, शस्त्र निर्यात की नीति रही है, परमाणु प्रसार संधि रही है, उच्च तकनीकी के हस्तांतरण को रोकने की नीति रही। इस कारण से अमेरिका उन गरीब देशों को, शोषित देशों को और विकासशील देशों को प्रभावित करता रहता है, उनको हमेशा से प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। अब बात आती है कि तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरी दुनिया के देश हैं, उनमें तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो मैं पहले बता चुका था कि तीसरी दुनिया के शब्द का प्रयोग तीसरी दुनिया के शब्द का प्रयोग एल्फ्रेड सोवी के द्वारा किया गया था। किया गया था। ये वे देश थे जो अल्प विकसित या शोषित
या या विकासशील देश। अर्थात तीसरी दुनिया के शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड सोवी के द्वारा किया गया था। ये वे देश थे जो अल्पविकसित या शोषित या विकासशील देश थे, जो अत्यधिक शोषित थे, जिनको किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। अर्थात ये देश उन देशों पर, विकसित देशों पर ज्यादा निर्भर थे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर थे। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही उन देशों की सबसे ज्यादा सहायता की थी अपने लिए, उनमें हस्तक्षेप करने के लिए। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका पर सबसे ज्यादा वे निर्भर थे और अल्फ्रेड सोल्वी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब बात आती है कि उन देशों में ऐसा क्या था, उन देशों में जीविकोपार्जन, जन आधारित कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। वे संसाधनों की कमी थी, स्रोतों की कमी थी, भ्रष्टाचार था, जनसंख्या वृद्धि थी, तकनीकी का विकास नहीं था, अशिक्षा थी, अस्थायी राजनीतिकरण था, अस्थायी राजनीति थी, अस्थायी सरकारें थी, बाहरी हस्तक्षेप था,
बाहरी हस्तक्षेप था। इस कारण से वे देश अन्य देशों पर निर्भर था, अर्थात उनके पास सबसे ज्यादा कृषि व्यवस्था पर, अर्थात वे कृषि पर सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट थे, निर्भर थे, जिसके कारण वे अन्य संसाधनों से अन्य देशों पर निर्भर रहते थे। क्यों? क्योंकि वे देश उपनिवेशवाद के शिकार थे और 1945 के बाद जब उन्होंने स्वतंत्रता की उनमें अलग जगी, स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुए, तो वे देश अपने आप को स्वतंत्र कराने की होड़ में लग गए। नेक्स्ट बात है, उनमें संसाधनों के स्रोतों की कमी थी, संसाधन उनमें बहुत ज्यादा कम थे, संसाधन उनके पास न के बराबर थे। उनमें भ्रष्टाचार, उन देशों में भ्रष्टाचार व्याप्त था, भ्रष्टाचार था। क्यों? अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी थी, आर्थिक संसाधनों की कमी थी, आर्थिक संसाधनों की कमी थी, आर्थिक संसाधनों की कमी थी, जनसंख्या वृद्धि थी, तकनीकी का विकास नहीं था, उच्च तकनीकी, अशिक्षा, अस्थायी सरकारें थी, बाहरी हस्तक्षेप था, आर्थिक संसाधनों की कमी थी, बेरोजगारी थी। इन सबके कारण, इन सभी से वे बहुत ज्यादा अशिक्षित थे, अर्थात शोषित थे, विकसित नहीं थे तथा वे अपने आप को असक्षम समझते थे, जिससे कि उन देशों में सबसे ज्यादा संसाधनों के, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण, संसाधनों की कमी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, तकनीक का विकास न होने के कारण, अशिक्षा के कारण, अस्थायी सरकारें, बाहरी हस्तक्षेप के कारण, संसाधनों की कमी के कारण और बेरोजगारी की समस्या के कारण वे देश सबसे ज्यादा अति पिछड़े कहलाते थे, जिसके कारण उनको अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और वे देश अन्य देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर थे, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि उस समय महाशक्ति के रूप में उभरा था, उन देशों में उसने अपना प्रसार करना का, यानी साम्यवाद को रोकने के लिए उन देशों पर उसने अपना प्रभुत्व जमा लिया और प्रभुत्व जमाने के लिए उसने उन देशों पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता मुहैया कराई, आर्थिक सहायता दी, जिससे कि वे देश उसके अधीन हो जाएं, उसके अनुसार कार्य करें और उसकी बात को मानने के लिए वे मजबूर रहें। इस कारण से वे देश उन देशों पर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन हो गए। संयुक्त राज्य क्यों? क्योंकि उनके पास धन का अभाव था और धन नहीं था, जिसके कारण उन्होंने आगे जाके उनकी जो मांग रही वो यही रही कि उन्होंने उपनिवेशवाद का सबसे ज्यादा घोर विरोध किया, उपनिवेशवाद का उन्होंने विरोध किया था तथा नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग रखी गई थी तथा संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण की उन्होंने मांग उठाई थी और उत्तर दक्षिण संवाद की उन्होंने रूपरेखा रखी थी। इस कारण से तृतीय विश्व युद्ध की प्रमुख मांगे यही रही थी कि वे नव उपनिवेशवाद का विरोध करें, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए, उत्तर दक्षिण संवाद हो और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण हो। यह था तृतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में तृतीय विश्व की भूमिका के प्रमुख बातें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक बताएंगे।